हेलो दोस्तों, जरा सोचिए, आप रोज सुबह उठते हैं और दूर रखे फोन पर तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लेते हैं और शुरू हो जाते हैं ईमेल, व्हाट्सएप, न्यूज, नोटिफिकेशन एक के बाद एक, और फिर दिन भर मीटिंग्स, फोन कॉल्स, लोगों की एडवाइस, एक्सपेक्टेशंस और कई टिप्पणियां आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है और शाम तक आप इतना थक चुके होते हैं कि कुछ सोचने की ताकत ही नहीं बचती और अगले दिन वही सब कुछ दोहराते हैं। साल बीतते जाते हैं, लेकिन एक साल, फिर 2 साल और ऐसे सालों 10 साल निकलते जाते हैं। लेकिन एक सवाल बार बार आपके जहन में आता है, मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही है? क्या मैं खुद का नेतृत्व कर पा रहा हूँ या बस एक फ्लो में बहता जा रहा हूँ? अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है तो ये समरी आपके लिए। लीड योरसेल्फ फर्स्ट बुक समरी हमें वो सच्चाई बताती है कि दूसरों को नेतृत्व करने से पहले सबसे पहले हमें खुद को नेतृत्व करना सीखना होगा, और खुद को नेतृत्व करने का शक्तिशाली और सबसे अनदेखा हथियार है एकांत, जहां आप बिना किसी बाहरी शोर के गहराई से सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ एक उलझन है, हम जितना ज्यादा खुद से कनेक्ट हो रहे हैं उतने ही ज्यादा हम खुद से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। ये किताब आपको बताती है कि कैसे एक युद्ध विरोधी भाषण ने चर्चिल को पागल बना दिया, लेकिन उनके अकेले के अध्ययन कक्ष में छिपा था वो साहस जिसने हिटलर को हराया। एक रसोई की मेज पर आधी रात को मार्टिन लूथर किंग ने वो आवाज सुनी जिसने डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। एक महिला ने 15 साल के नजरबंदी में अपने ही गुस्से को दया में बदलकर एक तानाशाही को ढा दिया, और कैसे एक साधारण सी दौड़, एक खाली डायरी या बिना गाने की ड्राइव आपके सबसे बड़े फैसले का उत्तर बन सकती है। तो तैयार हो जाइए, आज हम उस एकांत में उतरेंगे जो नेताओं को एक बेहतर लीडर बनाती है और जिसे आज की दुनिया ने लगभग खो दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, क्लैरिटी। क्या आप वो फैसला ले पाए हैं जिसके बारे में आप जानते थे कि वो सही है लेकिन कर नहीं पाए? अगर हाँ, तो ये अध्याय आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान जो हजारों सैनिकों को युद्ध में ले जाता है, या कोई सीईओ जो हजारों कर्मचारियों को मैनेज करता है, वो अपने सबसे बड़े फैसले कब और कैसे लेता है? क्या वो मीटिंग रूम में बैठकर फैसले लेता है या फिर ईमेल के जवाब देते हुए? नहीं, ज्यादातर महान नेता, चाहे वो कितने भी बड़े लीडर हो, अपने सबसे अहम फैसले अकेले में लेते थे। कल्पना कीजिए, आपके पास एक बहुत बड़ी समस्या है, आपको फैसला लेना है, लेकिन ठीक उसी वक्त आपके फोन पर ईमेल की आवाज आती है, फिर व्हाट्सएप, फिर और कोई मीटिंग, फिर पीछे से कोई आपको थपथपाते हुए पूछ लेता है। इन सब में आपका दिमाग बढ़ जाता है, छोटी छोटी समस्याएं बड़ी लगने लगती है और असली मुद्दा कहीं दब जाता है। लेखक कहते हैं, आज हम बाहरी जानकारी से इतने घिरे हुए हैं कि सोचने की क्षमता ही खत्म हो गई है। हम लिलीपुटियंस यानी छोटे छोटे कीड़ों की तरह बिखरे हुए विकर्षण की तरह उन छोटी छोटी सूचनाओं को पकड़ते रहते हैं जिनका कोई गहरा अर्थ नहीं होता। तो सवाल है, इसका समाधान क्या है? उसका समाधान है प्रोडक्टिव सॉलिट्यूड, यानी एकांत, यानी जानबूझकर उद्देश्य के साथ अकेले में समय बिताना, जहां आप अपने दिमाग की मांसपेशियों को कसरत देते हैं। लेखक कई बड़े नेताओं के उदाहरण देते हैं। बिल जॉर्ज, जो दिन में 2 बार एक प्रकार का ध्यान करते हैं जहां वे मंत्र पर फोकस करते हैं। शुरू में दिमाग भटकता है, चिंता आती है, लेकिन धीरे धीरे वे शांत हो जाते हैं। 10-12 मिनट बाद उन्हें ऐसी स्पष्टता मिलती है कि सारे जवाब अपने आप सामने आ जाते हैं। टॉमी कॉल्डवेल ने बताया कि उनकी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले, जैसे डॉन वॉल पर चढ़ने वाला निर्णय, तब आए जब वे बिल्कुल एकांत में बैठे थे, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। एक और शानदार उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं, हार्वर्ड प्रिंस का वियतनाम युद्ध में उनकी पलटन के सैनिकों ने एक अटैक से पहले मना कर दिया। प्रिंस गुस्से में थे और डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। वे आधे घंटे के लिए अकेले जंगल में टहलने चले गए। गुस्सा कम हुआ तो उन्होंने सैनिकों से बात की। उन्हें पता चला कि सैनिक सिंगल फाइल की रणनीति के आदी थे और नई रणनीति से उन्हें बेहद डर लग रहा था। प्रिंस ने मिट्टी में योजना बनाकर उन्हें समझाया। उनकी क्लैरिटी और सुनने की क्षमता ने उस दिन उनकी और उनके सैनिकों की जान बचाई। इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि स्पष्टता कोई जादू नहीं है, ये एक मेहनत का काम है जो अकेले में होता है, चाहे वो मेडिटेशन हो, जर्नलिंग हो, लिखना हो या बिना फोन के टहलना। जब हम बाहरी शोर बंद करते हैं और अपने दिमाग को सक्रिय रूप से काम करने देते हैं तो जटिल समस्याएं सरल हो जाती और हम अपने ही सवालों के जवाब
अपने तर्क से निकाल पाते हैं। असली नेता वही है जो अपने ग्राहकों या बॉस की नहीं बल्कि अपनी सोच की सुनता है। चैप्टर 2 एनालिटिकल क्लैरिटी, डिवाइड डी आइजनहावर 1944। इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य अभियान जिसमें लाखों सैनिक, हजारों जहाज और पूरी दुनिया की नजरें लगी थी। उस अभियान की सफलता या असफलता एक आदमी के कंधों पर थी और उस आदमी ने अपने सबसे अहम फैसले के लिए खुद को एक तंबू यानी टेंट में बंद कर लिया। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े फैसले सबसे शांत जगह पर लिए जाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, कोई जटिल समस्या आपके सामने हो तो आपका दिमाग कैसे काम करता है? आप गूगल पर सर्च करते हैं, किसी से पूछते हैं, ईमेल चेक करते हैं और फिर ज्यादा उलझ जाते हैं। लेखक कहते हैं एनालिटिकल क्लैरिटी यानी गहन तर्क से जटिलता को सुलझाने की क्षमता सबसे मुश्किल काम है। ये मेहनत मांगती है, धैर्य मांगती है और सबसे जरूरी अकेले में किया जाने वाला गहन चिंतन। क्योंकि जब दूसरे लोग होते हैं तब हम उनकी राय, उनकी ऊर्जा, उनके दबाव से प्रभावित हो जाते हैं। इस अध्याय में हम ड्वाइट डी आइजनहावर की कहानी पढ़ेंगे जो दुनिया को सबसे बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट लोगों में से एक थे, लेकिन जिन्होंने सबसे बड़े फैसले अकेले तंबू में जाकर लिए। वो कैसे आए, आइए जानते हैं। तारीख थी 6 जून 1944, द्वितीय विश्व युद्ध का वो दिन जिसने यूरोप की तस्वीर बदल दी। ऑपरेशन ओवरलॉर्ड यानी नॉर्मैंडी पर हमला। आइजनहावर उस विशाल सेना के सुप्रीम कमांडर थे, लाखों सैनिक, हजारों जहाज, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा थी मौसम। युद्ध की योजना के अनुसार हमले के लिए साफ आसमान, हल्की हवा और कम ज्वार-भाटा चाहिए था ताकि लैंडिंग क्राफ्ट जर्मनों की खदानों से बच सके, लेकिन मौसम का कोई भरोसा नहीं था। 4 जून की सुबह मौसम विभाग ने बताया भयंकर तूफान आ रहा है। आइजनहावर ने हमला एक दिन के लिए टाल दिया। अगली रात 9:30 बजे की मीटिंग में मौसम विशेषज्ञ कैप्टन स्टेक ने खबर दी तूफान थोड़ा कम होगा। 6 जून को मौसम ठीक रहेगा, लेकिन 7 जून को फिर तूफान आ सकता है। अब आइजनहावर ने विचार किया। उनके सामने 2 विकल्प थे। विकल्प 1, 6 जून को हमला करो, पहली लहर तो उतर जाएगी, लेकिन हो सकता है कि अगले दिन तूफान के कारण मदद न पहुंच पाए और आपके हजारों सैनिक समुद्र में फंसकर मारे जाए। दूसरा विकल्प, हमला टाल दो, अगली संभावना 19 जून को मिलेगी। तब तक लाखों सैनिक कंसंट्रेशन की स्थिति में तनाव से टूट चुके होंगे और जर्मनों को हमारी योजना का पता चल सकता था। आइजनहावर उठे, खिड़की के पास गए और बारिश को देखते रहे। कमरे में सन्नाटा था। उनके चीफ ऑफ स्टाफ ने लिखा, कमांडर का अकेलापन ऐसा था कि सफलता या असफलता पूरी तरह उसी के फैसले पर टिकी थी। आइजनहावर ने पूरी जिंदगी एक आदत बना रखी थी, अपने विचारों को लिखना, चाहे वो युद्ध का कोई बड़ा फैसला हो या छोटी सी चिंता। वो खुद को मेमो लिखते थे, कभी अपनी डायरी में, कभी चिट्ठी में। वो कहते थे दिमाग में स्पष्टता लाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे कागज पर उतारना। तभी आइजनहावर अकेले अपने तंबू में जाते हैं और उन 2 मुद्दों को बार बार पलटते हैं। वो खुद से कहते हैं मैंने अकेले बैठकर सोचा, अगर मैंने विशेषज्ञ की सलाह मानी और वो सही निकला तो हजारों युवाओं की मौत का जिम्मा मेरे गले होगा, लेकिन अगर मैंने उनकी मान ली तो पूरा अभियान ही विफल हो सकता है। फिर उन्होंने एक बौद्धिक छलांग लगाई, क्रिटिकल वेरिएबल की पहचान की। उन्होंने सोचा क्या हवाई हमला रद्द किए बिना यूटा बीच का ऑपरेशन संभव है? जवाब है नहीं। दूसरा, क्या ले मेलोरी की रिपोर्ट 100% सही है? जवाब है नहीं, ये सिर्फ एक अनुमान है। थर्ड, क्या दूसरे कमांडर मानते हैं कि ऑपरेशन खतरनाक है? जवाब है नहीं, वो अपने सैनिकों के साथ कूदने को राजी है। इस तरह आइजनहावर ने समस्या को छोटा और अंततः एक निर्णय लिया और उन्होंने ले मेलोरी को फोन किया कि ऑपरेशन आगे बढ़ेगा। ये प्रक्रिया मौसम के फैसले पर भी लागू हुई। उन्होंने अपने मेमो में एक नियम लिखा, हमें तभी हमला रद्द करना चाहिए जब मौसम में वास्तविक और बहुत ही गंभीर गिरावट हो। दूसरे शब्दों में वो एक स्पष्ट मापदंड बना रहे थे। अंत में उन्होंने आदेश दिया, ओके लेट्स गो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब कमरा खाली हो गया, सब चले गए, आइजनहावर अकेले रह गए और उन्होंने एक कागज पर प्रेस रिलीज लिखी जो कभी इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन उस पर लिखा था हमारी लैंडिंग विफल रही और सारी गलती मेरी है। उन्होंने ये भी अकेले में लिखा, ये भावनाओं का निकलना था जिसकी हम अगले अध्याय में स्पष्टता के साथ जानेंगे। चैप्टर 3, द स्टिलनेस ऑफ इंट्यूशन, जेन गुडॉल 1960। 26 साल की एक युवा महिला, बिना कॉलेज की डिग्री, बिना वैज्ञानिक प्रशिक्षण, अफ्रीका के घने जंगलों में अकेली। उसके पास जहरीले सांप, तेंदुए और चिंपैंजी जो इंसानों से 4 गुना ताकतवर है, सब उसे
पागल समझते थे, लेकिन उसने एक ऐसी खोज की जिसने पशु जगत के बारे में हमारी सारी धारणाएं बदल दी। और उसने वो खोज अपने दिमाग को पूरी तरह शांत करके की थी। कैसे? आइए जानते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे एनालिटिकल क्लैरिटी यानी तर्क और आंकड़ों से फैसला लेना एक शक्तिशाली उपकरण है। आइजनहावर ने उसी के दम पर डीडीए का फैसला लिया। लेकिन एक सवाल बचता है, जब तर्क काम न करे तो क्या करें? जब आपके पास सारे आंकड़े हो, सारे तथ्य हो, फिर भी कोई स्पष्ट जवाब न मिले, या फिर जब कोई ऐसी समस्या हो जिसका कोई डेटा ही ना हो, तब आपको दूसरी तरह की स्पष्टता चाहिए। इंट्यूशन क्लैरिटी, ये वो आवाज है जो आपके अंदर से आती है, आपके अनुभवों के पैटर्न को पहचानती है और आपको वो जवाब देती है जो दिमाग नहीं दे पाता। लेकिन इस आवाज को सुनने के लिए आपको अपने दिमाग का भीतरी शोर बंद करना होगा। इस अध्याय में लेखक जेन गोडोल की कहानी को उजागर करते हैं, जो दुनिया की सबसे मशहूर प्राइमेटोलॉजिस्ट यानी वानरों का अध्ययन करने वाली वैज्ञानिक है। लेकिन उनकी असली ताकत उनकी वैज्ञानिक डिग्री नहीं थी, बल्कि उनकी अंतर्ज्ञान को सुनने की अद्भुत क्षमता थी। साल था 1960। जेन सिर्फ 26 साल की थी। उनके पास न तो कोई वैज्ञानिक प्रशिक्षण था, न ही शोध का अनुभव। फिर भी मशहूर पुरातात्विकविद डॉक्टर सुई लिकी ने उन्हें एक असंभव सा काम सौंपा। तंजानिया के बॉम्बे स्ट्रीम जंगल में जाकर जंगली चिंपैंजी का अध्ययन करना। ये काम पहले कभी किसी ने नहीं किया था। चिंपैंजी इंसानों से 4 गुना ताकतवर होते हैं और वे जंगल में इंसान को देखते ही भाग जाते हैं। जेन से पहले हर वैज्ञानिक असफल रहा था। स्थानीय अधिकारियों ने शर्त लगा ली कि जेन अकेले नहीं जा सकती। उनके साथ उनकी माँ वेन और 2 गेम स्काउटर्स यानी जंगल के रक्षक होंगे जो उन पर नजर रखेंगे। जेन जंगल में पहुंची। पहले 10 दिनों में उन्होंने चिंपैंजी को दूर से भी नहीं देखा। अगले 8 हफ्ते और भी बुरे रहे। जब भी वे चिंपैंजी के करीब जाते, चिंपैंजी तुरंत भाग जाते। जेन थक गई, निराश हो गई। फिर अगस्त में उन्हें मलेरिया हो गया। 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार आया। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है। जेन ने महसूस किया कि चिंपैंजी 3 इंसानों को देखकर ज्यादा डरते हैं और उनके साथ आए रक्षक जो असल में जानवरों का शिकार करते थे, उनके चलने से चिंपैंजी और भी ज्यादा सतर्क हो जाते थे। बुखार उतरने के बाद जेन ने एक सुबह अकेले पहाड़ी पर चढ़ने का फैसला किया। वो कमजोर थी, लेकिन उन्होंने अपने साथियों को बताया, मैं अकेले जाऊंगी। वो एक चोटी पर पहुंची, जिसे बाद में उन्होंने द पिक नाम दिया। वहाँ एक चट्टान पर साफ नजर आते हुए बैठ गई। 15 मिनट में ही उन्होंने अपने ठीक नीचे 3 चिंपैंजी देखे। चिंपैंजी ने उनकी तरफ देखा, फिर शांति से चले गए। फिर एक बड़ा समूह आया, फिर दूसरा। जेन ने पहली बार उनका व्यवहार साफ देखा। अब आने वाले दिनों में जेन अकेली उन चिंपैंजी की तलाश में जाती, उनका पीछा करती। वो एक शिकारी की तरह उनके पीछे नहीं जाती, नहीं, वो एक शिकारी की तरह व्यवहार करती थी। धीरे धीरे चिंपैंजी को एहसास हुआ कि जेन उनके लिए खतरा नहीं है। फिर वो चमत्कार हुआ जब जेन ने एक चिंपैंजी को घास के तिनके का इस्तेमाल करके दिमक निकालते हुए देखा। यानी चिंपैंजी औजार बना रहे थे। उस समय तक वैज्ञानिक मानते थे कि औजार बनाना केवल इंसानों की विशेषता है। जेन ने ये खोज अकेले की, बिना किसी प्रशिक्षण के, सिर्फ अपने इंट्यूशन को सुनकर। उन्होंने चिंपैंजी को नाम दिए डेविड ग्रेबियर्ड, एक शांत नर जिसने पहली बार उन्हें पास आने दिया। फ्लो, एक बूढ़ी मादा जो बहुत प्यार करने वाली माँ थी। पैशन, एक ऐसी मादा जो दूसरों के बच्चों को खा जाती थी। वैज्ञानिक तब चिंपैंजी को नंबर देते थे, नाम नहीं। जेन ने ये गलत किया। उन्होंने नाम नहीं, उन्हें एक जुड़ाव दिया और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उनकी अनुभवहीनता ने उन्हें चीजों को वैसे देखने दिया जैसे वे हैं, न कि जैसे वैज्ञानिक सिद्धांत कहते थे। एक दिन जेन डेविड चिंपैंजी के पास बैठी थी। उन्होंने एक ताड़ का फल उसकी तरफ बढ़ाया। डेविड ने पहले नजरअंदाज किया, फिर उसका हाथ पकड़ लिया 10 सेकंड तक, फिर फल को गिरा दिया। जेन को लगा कि डेविड उन्हें भरोसा दिला रहा था। ये एक ऐसा फल था जिसने साबित किया कि चिंपैंजी में भी सहानुभूति होती है। लेकिन सबसे गहरा बदलाव तब आया जब 1961 में जेन पूरी तरह अकेली रह गई। उनकी माँ वापस इंग्लैंड चली गई, साथी जा चुके थे। अब वो जंगल में पूरी तरह अकेली थी। तब जेन लिखती है, ये वो दौर था जिसे मैं स्पष्ट रूप से याद करती हूँ। इसलिए नहीं कि मैं कुछ कर पा रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं पूरी तरह अकेली थी। उन्होंने इसे एकांत का अध्ययन कहा। जेन की ये सच्ची जागरूकता
का पहला कदम था भीतर के शोर को बंद करना। कुछ दिनों तक बिना किसी से बात किए सिर्फ जंगल में रहते हुए उन्होंने पाया कि वो जानवरों और प्रकृति के करीब आ रही थी और उसके माध्यम से खुद के करीब आ रही थी। उन्होंने पेड़ की छाल का एहसास, नदी के पानी की आवाज, चिंपैंजी के बालों की गंध को एक नए तरीके से महसूस किया। उन्होंने लिखा, शब्द हमारे तर्क संगत स्व का हिस्सा है। जब हम उन्हें त्याग देते हैं तो हम अपने इंट्यूशन को खुली छूट देते हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि अंतर्ज्ञान को सुनने के लिए आपको भीतर का शोर बंद करना होगा। दूसरा, अंतर्ज्ञान चुपचाप काम करता है, वो चिल्लाता नहीं। जब हम शांत होते हैं तभी उसकी आवाज दिखती है। जैन ने महसूस किया कि चिंपैंजी 3 लोगों से ज्यादा डरते हैं। ये कोई थ्योरी नहीं थी बल्कि एक एहसास था जो उनके अनुभव से पैदा हुआ। तीसरा, अंतर्ज्ञान के लिए तैयारी जरूरी है। जैन को चिंपैंजी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने वर्षों तक उन्हें देखा, उनके साथ समय बिताया। अंतर्ज्ञान अचानक नहीं आता, वो आपके अनुभवों को गहराई से प्रोसेस करने का परिणाम होता है। चौथा, न जानना भी एक ताकत हो सकता है। जैन को ये पता नहीं था कि वैज्ञानिक चिंपैंजी को नंबर देते हैं, इसलिए उन्होंने नाम दिए। नियमों की अनदेखी करना हमेशा गलत नहीं होता, कभी कभी यही सच्चाई तक पहुंचने का दरवाजा होता है। तो अगली बार जब आप किसी समस्या में उलझ जाएं, सारे तर्क लगा चुके हो, सभी लोगों से पूछ चुके हो, फिर भी जवाब न मिले, तो एक क्षण के लिए ठहरिए, कहीं शांत जगह पर बैठिए, दिमाग को खाली कर दीजिए, गहरी सांस लीजिए। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब तब आता है जब हम उसे जबरदस्ती निकालने की कोशिश नहीं करते। यही द स्टिलनेस ऑफ इंट्यूशन है। चैप्टर 4, क्रिएटिविटी। क्या क्रिएटिविटी कोई जन्मजात प्रतिभा है या फिर इसे सीखा जा सकता है? अब तक हमने जाना कि इंट्यूशन के लिए दिमाग का शांत होना जरूरी है, लेकिन कभी कभी सिर्फ सही फैसला लेना काफी नहीं होता। कभी कभी आपको कोई नया रास्ता खुद बनाना पड़ता है। यही है क्रिएटिविटी। इस अध्याय में हम जानेंगे क्रिएटिविटी के 2 रास्ते, इंट्यूशन वाला और एनालिसिस वाला। सेकंड, कैसे साधारण लोग, एक माँ, एक कोच, एक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव अपने अकेलेपन का इस्तेमाल करके अनोखे समाधान ढूंढते हैं, और एक जर्नल ने कैसे उलिसिस एस ग्रांट के तरीके से बोनेसिया में एक बड़ी समस्या सुलझाई। क्रिएटिविटी की सबसे बड़ी दुश्मन है रूटीन और रूल्स। जब हम हर दिन एक ही तरीके से काम करते हैं, एक ही जगह बैठते हैं, एक ही लोगों से मिलते हैं, तो हजारों दिमाग पहले से बनी पटरियों पर दौड़ने लगता है। नई सोच के लिए जगह ही नहीं बचती। किताब में एक शानदार शब्द आता है, क्यूबिकल, यानी वो क्यूबिकल यानी दफ्तर की छोटी कोठरी जो आपकी क्रिएटिविटी को मार देती है। क्यूबिकल में आप नियमों के अंदर सोचते हो, लेकिन क्रिएटिविटी के लिए चाहिए इन्वायरमेंट ऑफ अनकंडीशनड रेस्पॉन्स, ऐसा वातावरण जो आपको कुछ खास करने को न कहे। जोए रेपेन नाम के एक शख्स ने लिखा है, 1975 में 22 साल की उम्र में वो रोम में एक कार एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गए। उनका दाहिना हाथ और दाहिना बाह पैरालाइज्ड हो गई। डॉक्टर ने कहा, आप कभी इस हाथ का उपयोग नहीं कर पाओगे। 3 महीने अस्पताल में बिताने के बाद उन्हें लगा ये अकेलापन है, लेकिन 20 साल बाद एक दिन लंदन में टेम्स नदी के किनारे टहलते हुए उन्हें रेवलेशन यानी रहस्योद्घाटन हुआ। उन्होंने सोचा वो समय असल में एकांत था और मैंने उस एकांत में परमात्मा से वादा किया था कि अगर मेरा हाथ ठीक हो गया तो मैं अपनी जिंदगी में कुछ सार्थक करूंगा। जोए ने वो वादा निभाने का फैसला किया। उन्होंने ब्लाइट हाउस नाम की कंपनी बनाई जो दुनिया की पहली आइडिएशन कंपनी है। कंपनी का नाम ये उसका काम है, जिसका काम था कंपनियों को उनका बड़ा उद्देश्य खोजने में मदद करना। जोए कहते हैं, हमारा क्लाइंट हमें हमारे सोचने के समय के लिए पैसे देते हैं। हम दिन में 80% समय खिड़की से बाहर देखते हुए बिताते हैं, जैसे आइंस्टीन प्रिंसटन में क्या करते थे। क्रिएटिविटी के 2 रास्ते हैं। पहला, इंट्यूशन से क्रिएटिविटी। जोए रिमेन का तरीका है अनकंडीशनड रेस्पॉन्स के माहौल में जाना। वो कहते हैं कि क्रिएटिविटी के 4 आखिरी किले हैं। फर्स्ट, चर्च या मंदिर जहाँ की शांति और ऊंची छतें आपको प्रेरित करती है। सेकंड, कार, बिना संगीत के गाड़ी चलाना, ये सोचने के लिए बेहतरीन समय है। थर्ड, शॉवर, गर्म पानी, कोई साउंड नहीं, सिर्फ आपको शॉवर लेना है। फोर्थ, पार्क, प्रकृति के बीच जहाँ आप चीजों का हिस्सा बन जाते हैं। जो कहते हैं, अगर हम तेज व्यवसायिक रफ्तार से चलते हैं तो कभी ये कनेक्शन हम नहीं बना पाते। एकांत और धीमी गति ने हमें वो खोजने दिया है जो पहले से मौजूद था। दूसरा रास्ता है एनालिसिस से क्रिएटिविटी। दूसरा तरीका कड़ी मेहनत से डेटा को छांट कर और नए समाधान निकाल कर मिलता है। डेना ब्रेगर जो 6 बच्चों की माँ है, वेस्ट पॉइंट से पढ़ी हुई, इराक में
कंपनी कमांडर रह चुकी है। वो कहती है पेरेंटिंग नेतृत्व का सबसे पुराना रूप है। एक दिन उनकी बेटी अपनी बहन के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही थी। डेना ने उसे तुरंत डांट दिया, लेकिन बाद में अकेले में उन्होंने 2 दिन तक उस घटना पर विचार किया। उन्होंने सोचा मुझे असल में क्या गुस्सा आ रहा है, या ये सिर्फ एक घटना नहीं है। मेरी बेटी बहुत ही जल्दी नाराज हो जाती है। मैं उसे दबाकर नहीं बल्कि प्रेरित कर सुधारना चाहती हूँ। 2 दिन बाद डेना ने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने अपनी बेटी को बताया कि वो किन चीजों में अच्छा कर रही है, फिर धीरे से समझाया कि जल्दी नाराज होने से क्या नुकसान होता है और कैसे शांत रहने से जिंदगी आसान हो जाती है। डेना कहती है अगर आप एकांत में समय नहीं बिताओगे तो तुरंत प्रतिक्रिया दोगे और आप कभी समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पाओगे। यह अध्याय हमें बताता है कि क्रिएटिविटी के 2 रास्ते हैं, इंट्यूशन और एनालिसिस। इंट्यूशन वाला रास्ता तब काम करता है जब आप अपने अनुभवों के स्वरूप को गहराई से समझ चुके हो, और एनालिसिस का रास्ता तब काम करता है जब आपके पास डेटा हो और आप उसे नए तरीके से जोड़े। क्रिएटिविटी के लिए आपको चाहिए कि आप चर्च, पार्क, शावर या बस एक शांत कमरा जहाँ कोई और आपको कोई न बताए कि क्या सोचना है। और सबसे महत्वपूर्ण, धीमी गति बेहद जरूरी है। जल्दबाजी में क्रिएटिविटी नहीं आती। जोए रिमेन की कंपनी 4 से 16 हफ्ते तक प्रोडक्ट पर समय लगाती है ताकि विचारों को भरपूर समय मिल सके। तो अगली बार जब आप किसी जटिल समस्या में फंसो तो याद रखिए, जल्दी में मत जाइए, थोड़ा धीरे चलिए, अकेले में बैठिए, अपने अनुभवों को पलटिए। क्या कोई ऐसा पैटर्न दिख रहा है जो पहले नहीं दिखा? क्या कोई ऐसा तरीका है जो दूसरों ने नहीं आजमाया? शायद उसी में छिपा है आपका क्रिएटिविटी सॉल्यूशन। चैप्टर 5, सपोज वी वर अ थिंग इंटेंजिबल, टी लॉरेंस 1917। पिछले अध्याय में हमने क्रिएटिविटी के 2 रास्ते देखे, एक इंट्यूशन से, दूसरा एनालिसिस से। लेकिन इस अध्याय में हम एक ऐसी क्रिएटिविटी देखेंगे जो कन्वेंशनल थिंकिंग को पूरी तरह तोड़ देती है। बात है 1917 की। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। ओटोमन एम्पायर जर्मनी के साथ मिलकर लड़ रहा था। अरब के रेगिस्तान में मक्का और मदीना के शरीफ हुसैन बिन अली ने तुर्कों के खिलाफ अरब विद्रोह शुरू कर दिया था। ब्रिटेन सेना इस विद्रोह का समर्थन कर रही थी, लेकिन विद्रोह ठप हो चुका था। तुर्कों की मदीना में 10,000 की सेना थी और अरब उसे हरा नहीं पा रहे थे। युद्ध रुका हुआ था और ऐसे में कोई भी विद्रोह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसी बीच ब्रिटेन सेना एक छोटा अधिकारी टी लॉरेंस अरब भेजा जाता है। लॉरेंस कोई सामान्य सैनिक नहीं था, वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा था, अरबी भाषा में माहिर था। उसने मध्यकालीन ईसाई युद्धों के किलों का सर्वे किया था और सीरिया में पुरातत्व पर 3 साल बिताए थे, लेकिन उसे कोई सैन्य प्रशिक्षण नहीं मिला था। वो स्वभाव से अंतर्मुखी था। उसने खुद लिखा, मेरे लिए इंसानों से ज्यादा खुशी किताबों और विचारों में थी। वो रेगिस्तान में उन लोगों के पास गया जहाँ एकांत नाम की कोई चीज नहीं थी। लॉरेंस ने लिखा, रेगिस्तान की थकान ये थी कि तुम कभी अकेले नहीं होते। हर कोई सब कुछ सुनता है और देखता है। कोई बंद जगह नहीं, कोई मोटे कपड़े नहीं जो तुम्हारी निजता बचा सके। लेकिन मार्च 1917 में लॉरेंस बीमार पड़ गए। दस्त ने उन्हें तोड़ दिया। 10 दिनों तक वो अकेले अपने तंबू में पड़े रहे और उन्हीं 10 दिनों में आधुनिक गुरिल्ला युद्ध का जन्म हुआ। समस्या क्या थी? तुर्कों की बड़ी सेना थी, अच्छी तरह प्रशिक्षित, तोपों और मशीनों से लैस। अरब लड़ाके बहादुर थे, लेकिन खुली लड़ाई में तुर्कों की तोपों के सामने वो बिखर जाते थे। पारंपरिक युद्ध के नियम थे, दुश्मन की सेना को नष्ट करो, लेकिन अरब के पास इतनी सेना ही नहीं थी कि तुर्कों को नष्ट कर सके। लॉरेंस ने महसूस किया ये नियम यहाँ फिट नहीं बैठे वाला, और यही क्रिएटिविटी की जड़ है। ये पहचानना कि पुराने नियम अब काम नहीं करते और फिर नए नियम बनाना। लेकिन पारंपरिक सोच का दबाव बहुत ही जबरदस्त होता है। ब्रिटेन सेना के बड़े अधिकारी यूरोप में टेंच वॉरफेयर में उलझे थे। उनके दिमाग में यही बैठा था कि जीतने के लिए दुश्मन की सेना को ढेर करना पड़ता है। लॉरेंस के पास न तो पद था, न अधिकार, न संसाधन। वो सिर्फ एक जूनियर ऑफिसर था। फिर भी अकेले तंबू में पड़े पड़े उसने वही प्रश्न पूछा जो कोई और नहीं पूछ रहा था, क्या अरब की जीत का लक्ष्य तुर्कों को मारना है या उन्हें अरब से निकालना है? लॉरेंस ने अपने तंबू में बैठे बैठे एक नई थ्योरी गढ़ी। उन्होंने सोचा, मान लो हम कोई ठोस सेना नहीं है बल्कि एक
प्रभाव एक विचार है, एक अदृश्य बीज, इसका न आगे है न पीछे, जो गैस की तरह हर तरफ फैल जाती है। इसका मतलब था दुश्मन से सीधा मुकाबला मत करो, उसकी सेना को नष्ट करने की कोशिश मत करो, बल्कि उसकी सप्लाई लाइन को काटो। जहाँ दुश्मन कमजोर हो वहाँ हमला करो। जैसे रेलवे लाइन एक खाली हिस्सा जिसे वापस जोड़ने में तुर्कों को हफ्तों लग जाए। अपनी सेना को हल्का रखो, तेज रखो, भारी हथियारों और तोपे साथ लेकर मत चलो। जल्दी आओ, जल्दी मारो, जल्दी गायब हो जाओ। लोगों का दिल जीतो। रेगिस्तान के कबीलों को बताओ कि तुम एक स्वतंत्र अरब राष्ट्र के लिए लड़ रहे हो, उनमें जोश भरो। लॉरेंस ने लिखा, तुर्कों को रेगिस्तान में हर मील पर चौकी बनानी होगी। हर चौकी में कम से कम 20 सिपाही। 1,40,000 वर्ग मील में तुर्कों को 1,60,000 सैनिक चाहिए, जितने उनके पास नहीं है। यही विद्रोही रणनीति का जन्म था और ये सब लॉरेंस ने तंबू में अकेले बीमार पड़े हुए सोचा। अपनी नई रणनीति को परखने के लिए लॉरेंस ने एक असंभव सा लक्ष्य चुना, अकाबा का किला। अकाबा लाल सागर के किनारे बसा था। समुद्र से हमला करना बेकार था क्योंकि पीछे की तरफ तुर्कों की मजबूत पहाड़ी किलेबंदी थी। लेकिन लॉरेंस ने एक नक्शा याद किया जो उसने 1914 में बनाया था। उसने सोचा, अगर हम 400 मील सूखे रेगिस्तान को पार करके पीछे से हमला करें तो तुर्कों को पता ही नहीं चलेगा। लॉरेंस ने विद्रोह के नेता फैसल से मुलाकात की और अपनी योजना बनाई। फैसल ने एक दिन तंबू में बैठे बैठे कहा, ओदा आ गया है। ओदा रेगिस्तान का एक बेशकीमती योद्धा था जिसने 1900 के बाद से 75 अरबों को मार डाला था। तुर्क तो उसकी गिनती में ही नहीं थे। ओदा ने लॉरेंस की योजना सुनी और कहा, ये हो सकता है। लॉरेंस और ओदा कुछ दर्जन सवारों के साथ निकल पड़े। वे 400 मील का रेगिस्तान पार कर गए जहाँ कोई सेना कभी नहीं गई थी। रास्ते में तुर्कों की एक छोटी टुकड़ी से भिड़ंत हुई। ओदा ने घुड़सवारी चार्ज का नेतृत्व किया। उसकी दूरबीन में 2 गोलियां लगी, रिवॉल्वर होस्टर में 1, तलवार की मयार में 3 और उसका घोड़ा, और वो मारा गया। ओदा बेहद खुश था। जब वे अकाबा पहुंचे तो तुर्कों की किलेबंदी में कोई सैनिक नहीं था क्योंकि तुर्कों को लगा था कि कोई समुद्र से ही हमला करेगा। लॉरेंस 6 जुलाई 1917 को अकाबा में घुस गया। उसके वरिष्ठ अधिकारियों को कोई पता नहीं था कि वो कहाँ है। टी.ई. लॉरेंस की कहानी हमें क्रिएटिविटी के बारे में 4 गहरी सीख देती है। पहली, पारंपरिक सोच के नियम हर जगह लागू नहीं होते। दूसरी, एकांत का मतलब है पैटर्न को तोड़ना। लॉरेंस ने बीमारी के दौरान 10 दिनों तक सोचने का काम किया। तीसरा, क्रिएटिविटी के लिए सही जानकारी से ज्यादा गहरी समझ जरूरी है। चौथा, अकेलेपन का डर आपको महान विचारों से दूर रख सकता है। तो अगली बार जब आप किसी ऐसी समस्या में फंस जाएं जहां हर कोई एक ही तरह से सोच रहा हो, एक ही फॉर्मूला दोहरा रहा हो, तो थोड़ा पीछे हटिए, शांत जगह बैठिए, अपने आप से पूछिए, क्या यहाँ पुराने नियम काम कर रहे हैं? क्या मैं कोई बिल्कुल नया नियम बना सकता हूँ? शायद आपका अकाबा कहीं और छिपा हो। चैप्टर 6, इमोशनल बैलेंस। पिछले अध्याय में हमने देखा कि क्रिएटिविटी के लिए पारंपरिक सोच को तोड़ना जरूरी है। लेकिन क्या होता है जब हमारी अपनी भावनाएं हमारी सोच को तोड़ देती है, या यूं कहें जब हम इतने डर जाते हैं, इतने गुस्से में आ जाते हैं या इतने दुखी हो जाते हैं कि हम सही गलत का फर्क ही नहीं पहचान पाते। एक नेता दूसरों से बड़ी ताकत से जूझता है, प्रतिस्पर्धा, दबाव, अनिश्चितता। जब उसके पास क्रिएटिविटी होती है तो वो इन ताकतों को मात देने का भरोसा रखता है। लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां बहुत बढ़ जाती है तो उसका भरोसा डगमगाने लगता है, और ठीक उसी समय जब उसे अपने सबसे अच्छे निर्णय की जरूरत होती है, उसकी भावनाएं उसे सबसे ज्यादा धोखा देती है। इस अध्याय में हम 3 तरह की कहानियों को देखेंगे। पहला, भावनात्मक संतुलन बनाए रखना, जैसे एक महिला जो लीबिया के युद्धग्रस्त गांव में काम कर रही थी और एक आर्मी प्लाटून कमांडर जो इराक में अपने डर को संभाल रही थी। सेकंड, भावनात्मक संतुलन वापस पाना, जैसे एक लेखिका ने पारिवारिक संकट में पहाड़ों को देखकर अपना डर कम किया। थर्ड, भावनाओं को सकारात्मक दिशा देना, जैसे सहलेखक माइक एरिवन ने अफगानिस्तान से लौटने के बाद अपने अपराध बोध को एक बड़े संकट में बदल दिया। और इन सब के बीच जनरल जेम्स मैटिस, जिन्हें द वॉरियर मॉन्क कहा जाता है, जो हजारों किताबें अपने साथ रखते थे और कहते थे, अगर मैं इंफॉर्मेशन एज में सीनियर लीडरशिप की एक सबसे बड़ी समस्या बताऊं तो वो है चिंतन की कमी। इतिहास का एक क्लासिक उदाहरण है 1863 में चांसलरविले अमेरिका जनरल जोसेफ हुकर ने अपनी सेना को एक शानदार चाल से दुश्मन के पीछे पहुंचा दिया। जनरल रॉबर्ट ई ली को पता ही नहीं था कि हुकर कहाँ है। हुकर के पास ली से 2 गुने सैनिक थे। वो चारों तरफ से ली को घेर चुका था
उसके एक अधिकारी ने घोषणा की, विद्रोही सेना अब पोटोमैक की सेना की वैध संपत्ति है और बस एक आदेश और युद्ध समाप्त। लेकिन हुकर ने ली के साथ पहली भिड़ंत में ही घबराना शुरू कर दिया। ली ने जवाबी हमला किया और हुकर पूरी तरह टूट गया। उसके सैनिकों को उसे स्ट्रक्चर पर युद्ध क्षेत्र से ले जाना पड़ा। 2 दिन में हुकर ने अपनी अपराजित सेना को वापस वॉशिंगटन की ओर मार्च कर दिया। हुकर ने अपना भावनात्मक संतुलन खो दिया और उसके साथ वह जीत भी खो दी जो पहले से उसकी थी। यही समस्या हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी होती है। जब हम डरते हैं तो हमारा दिमाग एमिगडाला हाईजैक का शिकार हो जाता है। हम सबसे बुरे संभावित परिणामों को सोच सोच कर पागल हो जाते हैं और फिर जल्दबाजी में कोई न कोई गलत निर्णय ले लेते हैं। कोई काम छोड़ देते हैं, रिश्ता तोड़ देते हैं या अपने आप को ही खत्म कर लेते हैं। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है, और इसी के लिए जनरल मैटिस कहते हैं कि एक नेता की ताकत उसकी चिंतन क्षमता में होती है। जब बाकी लोग प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं तब जो आदमी रुककर सोच सके वही असली नेता है। लेकिन ये चिंतन तब और भी जरूरी हो जाता है जब बात सिर्फ सोचने की न हो बल्कि भावनाओं को झेलने की हो। लेखक कहते हैं कि चिंतन ही वो चीज है जो आपको दूसरों की तरह प्रतिक्रिया करने से रोकती है। जनरल मैटिस कहते हैं कि जब बाकी सब अपना सिर खुजा रहे हो तभी एक नेता को अपना दिमाग ठंडा रखना चाहिए, और ये ठंडक एकांत से आती है। चैप्टर 7 एक्सेप्टेंस। अब्राहम लिंकन 1863 जुलाई 1863 की बात है। अमेरिका का खूनी गृह युद्ध अपने चरम पर था। 2 हफ्ते पहले उत्तर की सेना ने दक्षिण की सेनापति जनरल ली को गेटिसबर्ग में बुरी तरह हराया था। अब ली की टूटी फूटी सेना एक नदी के किनारे फंसी हुई थी, बिना रसद और बिना मदद के। लिंकन के जनरल मीड ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था। ये वो सुनहरा मौका था जिसका लिंकन 2 साल से इंतजार कर रहे थे। युद्ध को खत्म करने का, लाखों मौतों को रोकने का, और रात रात भर बेचैनी से सोचते रहे बस एक धक्का और दें तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन जनरल मीड हिला नहीं। दिन गुजरे, बारिश हुई, नदी उफान पर आ गई, और 14 जुलाई की सुबह जब मीड ने हमला करने के लिए कदम बढ़ाया तो ली की सेना पहले ही नदी पार करके जंगल में गायब हो चुकी थी। मौका हाथ से निकल गया था। यह खबर सुनते ही लिंकन टूट गए। उनके सचिव ने लिखा कि राष्ट्रपति बुरी तरह दुखी और गुस्से से भरे हुए थे। ये देखना दर्दनाक था। लिंकन ने अपने नौसेना सचिव से पूछा, मिस्टर वेल्स, इसका क्या मतलब है? हे भगवान, इसका क्या मतलब है? ये सुनते ही उनका चेहरा मुरझा गया था, आंखों में आंसू थे। ये सिर्फ एक सैन्य असफलता नहीं थी, ये व्यक्तिगत पीड़ा थी। क्यों? क्योंकि लिंकन हर मरे हुए सैनिक को अपने परिवार की तरह महसूस करते थे। वह बेहद ही संवेदनशील इंसान थे। एक बार उन्होंने कीचड़ में फंसी एक सूअर को बचाने के लिए आधा मील पीछे चक्कर लगाकर उसे निकाला था, सिर्फ इसलिए कि उस दर्द को अपने मन से निकाल सके। अब हजारों जवान मर चुके थे और ये मौका हाथ से निकल जाने का मतलब था और अधिक मौतें और अधिक दर्द। लिंकन उस समय पूरी तरह भावनात्मक रूप से असंतुलित हो गए। लेकिन यहाँ लिंकन ने वो किया जो एक कमजोर नेता कभी नहीं करता। उन्होंने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया और उसे ठीक होने का समय दिया। वो अपने बेडरूम में गए, दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रोए। उनके बेटे रॉबर्ट ने उन्हें मेज पर सिर झुकाए आंखों में आंसू लिए देखा। हर कोई नाटक नहीं था, ये एक थके हुए नेता का दिल से रोना था। फिर उन्होंने एक पत्र लिखा जनरल मीड के नाम। उस पत्र में उन्होंने बिना कोई फिल्टर लगाए अपना गुस्सा और दुख उड़ेल दिया। उन्होंने लिखा, आपका सुनहरा मौका हाथ से निकल गया है और मैं इसे असीम दुखी हूँ। यह युद्ध अब अनिश्चित काल तक लंबा चलेगा। लेकिन क्या उन्होंने वो पत्र भेजा? नहीं। उन्होंने उस पर लिखा, कभी नहीं भेजा गया, कभी साइन नहीं किया गया। ये लिंकन की चतुराई थी। उन्होंने जाना कि उन्हें गुस्सा निकालना था, लेकिन उसे दूसरे पर थोपना नहीं था। इस पत्र ने उनके दिल का बोझ हल्का कर दिया। रोने और पत्र लिखने के बाद लिंकन की आंखों से अंधापन छूट गया। उन्होंने महसूस किया कि हाँ, मौका गया, लेकिन युद्ध अभी बाकी है। उन्होंने यह भी समझा कि जनरल मीड की सेना भी थकी हुई थी और शायद वो और कुछ नहीं कर सकता था। सिर्फ कुछ ही दिनों में लिंकन ने एक और पत्र लिखा, इस बार एक और जनरल के नाम, जिसे पता था कि वो मीड तक पहुंच जाएगा। उसमें उन्होंने लिखा, जो किया गया उसके लिए मैं गहरा आभारी हूँ और जो नहीं किया गया उसके लिए कोई आलोचना नहीं। उन्होंने कहा कि मीड एक बहादुर और कुशल अधिकारी है और मुझे उस पर भरोसा है। 10 दिन से भी कम समय में लिंकन फिर से शांत और काम में जुट गए। उनके सचिव ने लिखा, त्यूकन लिंकन का उपनाम है, फिर से ठीक हो गया है। उन्होंने मजाक में एक कविता भी लिखी कि ली से वापस वर्जीनिया भाग गया। एक चैलेंज आपके लिए, अपने जीवन का एक ऐसा मौका याद करें जो हाथ से निकल गया हो। कोई परीक्षा, कोई नौकरी, कोई रिश्ता, लेकिन क्या
क्या केवल दुख को बाहर निकाल देना ही काफी है? कभी कभी दुख इतना गहरा होता है कि रोने से भी मन नहीं भरता। उस अवस्था में नेता क्या करता है, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 8, कैथारसिस, यूलिसिस एस ग्रांट, 1864। ये 1864 की बात है। अमेरिका गृह युद्ध अपने सबसे खूनी दौर में था। उत्तर की सेना ने दक्षिण की सेनापति जनरल ली को हराने के लिए नए कमांडर को बुलाया, यूलिसिस एस ग्रांट। ग्रांट अपने आप में एक अजीब नेता थे। वह बेहद ही शांत, कम बोलने वाले, लगभग कठोर चेहरे वाले व्यक्ति थे। कोई उन्हें देखकर नहीं बता सकता था कि उनके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन मई 1864 में उनकी मुलाकात हुई जनरल ली से, उसी जंगल में जहां एक साल पहले जो हुकर नाम का सेनापति पूरी तरह टूट गया था और अपनी सेना छोड़कर भाग गया था। ग्रांट के पास 1,10,000 सैनिक थे, ली के पास 65,000। लेकिन ली का फायदा था जमीन। ये जंगल इतना घना था कि आदमी को आदमी नजर नहीं आता था और ग्रांट को यहाँ लड़ना ही पड़ा, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ता तो उसकी सप्लाई टूट जाती। 2 दिनों तक खूनी लड़ाई चली। ग्रांट के 17,000 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए या घायल हुए। उसके सबसे अच्छे दोस्त ब्रिगेडियर जनरल हैस उसकी आंखों के सामने मारे गए। ग्रांट की सेना के दोनों किनारे उजड़ गए। लग रहा था कि अब पूरी सेना बिखर जाएगी। ग्रांट ने बाहर से कुछ नहीं दिखाया। वो एक पेड़ के पास एक टूट पर बैठा था, लकड़ी का एक टुकड़ा लिए हुए उसके चाकू से काट रहा था और सिगार पी रहा था। उसके आसपास के अफसर घबरा रहे थे। एक अफसर ने आकर कहा कि हमें पीछे हटना चाहिए। ग्रांट ने बिना उठे कहा, मुझे लगता है कि कुछ तोपें लाकर यहीं डट जाना बेहतर होगा। उसने अपना चाकू फिर से चलाना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह हिल चुका था। रात को जब युद्ध थम गया, जब ग्रांट अपने तंबू में गया, उसके साथ केवल 2 लोग थे, उसका प्रमुख स्टाफ अधिकारी लॉरेंस और एक अन्य अधिकारी एडम्स। उन्होंने देखा कि ग्रांट ने अपनी चारपाई पर मुंह के बल गिरकर अपने शरीर को हिलाया नहीं, वो रो रहा था, वो कांप रहा था। लॉरेंस ने बाद में लिखा, मैंने उसे इतना अशांत पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आत्मा की गहराई हिल गई थी। एडम्स ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में किसी आदमी को इतना व्याकुल नहीं देखा। ये ग्रांट का कैथारसिस था, भावनाओं का वो उफान जिसे उसने सारे दिन दबाए रखा था। उसने अपने दोस्त की मौत का दुख, अपनी सेना के बिखरने का डर और असफलता की संभावना, सब कुछ उस एक पल में अकेले में रोते हुए बाहर निकाल दिया। उसने किसी के सामने कमजोरी नहीं दिखाई, न ही किसी पर चिल्लाया। उसने बस एक तंबू में अपने आप को टूटने दिया और यही उसकी ताकत थी। जब ग्रांट उस तंबू से बाहर आया तो वह अलग आदमी था। उसने अपनी भावनाओं को बोतल बंद नहीं किया था, उसने उन्हें बाहर निकाल दिया था। फिर वो अकेले कैंप फायर के पास बैठा था देर रात तक। एक पत्रकार कैडवल्डर जो ग्रांट के साथ था सो नहीं पा रहा था। वो बहुत ही घबराया हुआ था, सोच रहा था कि अब हार होगी। तभी उसने देखा कि ग्रांट थोड़ी दूर एक कुर्सी पर बैठा है, आग की धीमी लपटों के पास, अपनी टोपी आंखों पर खींचे हुए। पत्रकार सोचने लगा कि शायद ग्रांट भी हार मान चुका है, लेकिन ग्रांट ने उसे देखा, सीधा हुआ और शांति से बातचीत शुरू कर दी। घास, मौसम या बेकार की बातें। आधे घंटे तक उन्होंने युद्ध का जिक्र तक नहीं किया। पत्रकार ने कहा, सर आपको आराम करना चाहिए। ग्रांट ने मुस्कुराते हुए कहा, ली ने पिछले 2 दिनों में हमें खूब काम दिया है। फिर वह चुपचाप अपने तंबू में चला गया। पत्रकार ने बाद में लिखा, तब मुझे समझ में आया ग्रांट ने अपना ग्लूम हम पर थोपा नहीं था, उसने वो सब अपने तंबू में ही उड़ेल दिया था और वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मानसिक सुबह थी। ग्रांट का बैक थ्रू ये था कि उसने पहचान लिया था कि नेता को भी टूटने का अधिकार है, लेकिन वो टूटना जनता के सामने नहीं बल्कि अकेले में होना चाहिए, तभी वो फिर से उठ सकता है। अगली सुबह ग्रांट की सेना ने जो देखा वह अविश्वसनीय था। सभी को लग रहा था कि अब वे उत्तर की ओर वापस जाएंगे, जैसे हर हारे हुए सेनापति ने किया था। लेकिन ग्रांट ने आदेश दिया, दक्षिण की ओर बढ़ो। उसने हार नहीं मानी। उसने अपने सैनिकों से कहा, भले हम 1 साल तक लड़े, हम वापस नहीं जाएंगे। सैनिक चौंक गए, फिर उनके चेहरे खिल उठे। उन्होंने अपनी टोपियां हवा में उछाली और आगे लगे। एक सैनिक ने लिखा, हम आजाद होकर मार्च कर रहे थे, उस रात हम खुश थे। ग्रांट ने कैथारसिस के माध्यम से अपना संतुलन वापस पाया था और उस संतुलन ने पूरी सेना की जान बचाई। जो सेनापति हुकर के रूप में पहले टूट गया था वो भाग गया था। ग्रांट टूटा लेकिन अकेले में और फिर मजबूत होकर खड़ा हो गया। चैप्टर 9 मैग्नेनिमिटी, आंग शान सूची। जरा सोचिए, आपकी सरकार आपको
उसके अपने घर में कैद कर देती है। आपके पति मरने वाले हैं, लेकिन सरकार उन्हें वापस आपसे मिलने नहीं देती। आपके सैकड़ों समर्थक सड़कों पर मार दिए जाते हैं। अब बताइए, क्या आप गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे या फिर क्या आप उन्हें माफ कर देंगे? आंग सान सू की ने 15 साल से भी ज्यादा नजरबंदी में बिताए। उन्होंने अपने जल्लादों से नफरत नहीं की, बल्कि उनके लिए नया भाव, दया का भाव महसूस किया। उन्होंने गुस्से को प्रेम और कृपा में बदल दिया और इस ताकत से उन्होंने एक तानाशाही को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। बात है 1988 की। बर्मा में एक खूनी तानाशाही ने सत्ता संभाली थी। हजारों प्रदर्शनकारी मारे गए थे। तभी एक महिला मैदान में आई, आंग सान सू की। वो किसी राजनीतिज्ञ की तरह नहीं दिखती थी। वो शांत थी, नरम थी, लेकिन उसकी आवाज में लोहा था। उसने कहा, मैं अपना पिता की बेटी हूँ और मैं चुप नहीं बैठ सकती। लाखों लोग उसके पीछे खड़े हो गए। सूची का पिता आंग सान बर्मा का राष्ट्रीय नायक था, जॉर्ज वॉशिंगटन की तरह। लेकिन और भी दुखद कि उन्होंने बर्मा को आजादी दिलाई, लेकिन सूची के 2 साल की थी तभी उनकी हत्या कर दी गई। सूची ने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की, एक ब्रिटिश विद्वान से शादी की और इंग्लैंड में शांत जीवन जी रही थी। लेकिन 1988 में जब उनकी मां बीमार पड़ी, वह बर्मा लौटी और वहां की क्रूरता ने उन्हें रोक लिया। सूची ने विरोध किया। उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, राष्ट्रीय लोकतंत्र संघ, और देश भर में भाषण दिए। 1990 में चुनाव हुए। सूची की पार्टी ने 485 में से 392 सीटें जीती, एक जबरदस्ती जीत। लेकिन सेना ने चुनाव के नतीजे मानने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने सूची को नजरबंद कर दिया। उसके घर को जेल बना दिया गया। अगले 15 सालों में सूची को 3 बार नजरबंद किया गया। उसने वो सब सहा जो उसके लिए असहनीय था। उसकी छत लीक होती थी, बाल झड़ने लगे थे, वजन 45 किलो से भी नीचे चला गया था। सरकार ने उसका फर्नीचर, टब, एसी जब्त कर लिए। उन्हें खाने के पैसे तक नहीं देते थे। उसके पति माइकल एरिस को कैंसर हो गया। उनकी मौत के दिन उन्हें उससे नहीं मिलने दिया गया। सेना ने मना कर दिया और वो विधवा हो गई, बिना अंतिम विदाई दी। सबसे बुरी बात 2003 में जब वो गाड़ी से यात्रा कर रही थी, सेना के गुंडों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। 70 लोग उनके समर्थन में मारे गए। वो बाल बाल बची। उसे वापस घर में कैद कर दिया गया। हर इंसान के अंदर ऐसे हालात में गुस्सा आएगा, बदला लेने की आग लगेगी। लेकिन सूची ने कुछ और किया। हर सुबह रात के 4:30 बजे सूची उठती थी। वो मेडिटेशन करती थी, 1 घंटा सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके। उन्होंने बौद्ध भिक्षु यू पंडिता से ध्यान सीखा था। इस ध्यान का मूल सिद्धांत है मेटा, प्रेम और कृपा, बिना शर्त की दया। ये दिखाता है कि नफरत करने से समस्या बढ़ती है, लेकिन अगर आप अपने दुश्मन के प्रति भी दया महसूस करें तो आप मुक्त हो जाते हैं। सूची ने इसी मेटा को अपना हथियार बनाया। उन्होंने अपने जल्लादों के बारे में सोचा तो सैनिक उनकी रखवाली करते थे, उनके परिवार थे, उनकी अपनी मजबूरियां थी। सूची ने कहा, क्षमा का मतलब ये नहीं है कि आपने बुराई को माफ कर दिया। इसका मतलब है कि आप इंसान को उसके कर्म से अलग देख सकते हैं। वो जेलरों से मजाक करती थी, उनके बच्चों के बारे में पूछती थी। उसने अपने कमरे की चीजें बेचकर भी खाना खरीदने से मना कर दिया ताकि वो सरकार पर निर्भर न हो। लेकिन गुस्सा उस शब्द का उसके जीवन में कोई महत्व नहीं था। उसके दिल में गुस्सा नाम का कोई शब्द ही नहीं बचा था। उन्होंने कहा, जो लोग हमें जेल में डालते हैं उनका भी हम पर एहसान है। उन्होंने हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनने का मौका दिया है। 2010 में सूची आखिरकार आजाद हुई। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, नहीं बदला। उन्होंने सेना के जनरलों से कहा, आइए हम मिलकर देश बनाएंगे। 2015 में एक राष्ट्रपति लिंसेन, जो खुद एक सुधारवादी थे, ने चुनाव करवाए। सूची की पार्टी ने फिर से बड़ी जीत हासिल की। इस बार सेना ने नतीजे मान लिए। एक शांत ध्यान करने वाली महिला ने, जिसने कभी हथियार नहीं उठाया, उस सत्ता को धूल चटा दी जिसने लाखों लोगों को कुचल दिया था। उनकी जीत का मूल मंत्र था कि मेटा सिर्फ दोस्तों के लिए नहीं है, दुश्मनों के लिए भी है। सूची ने सिखाया कि असली नेतृत्व गुस्से में नहीं बल्कि उदारता में होता है। गलतियों को माफ करना, दुश्मनों में भी इंसानियत देखना और अपने सिद्धांतों से समझौता किए बिना दया बांटना, यही सबसे बड़ा साहस है। चैप्टर 10 मोरल करेज। जरा सोचिए, आप अकेले हैं, आपके आसपास के सभी लोग एक जैसा सोच रहे हैं। अखबार आपको गद्दार कर रहे हैं, आपके अपनी पार्टी के लोग आपको बुरा कर रहे हैं, आपसे किनारा कर रहे हैं, आपके घर पर मौत की धमकी आ रही है और आपको पता है अगर आप चुप रहे तो सब ठीक है। लेकिन अगर आप सच बोलेंगे तो आपकी नौकरी, आपकी इज्जत, सब कुछ जा सकता है। तब आप क्या करेंगे? यही वो पल है जो एक नेता को एक साधारण इंसान से अलग करता है। यही है नैतिक साहस। पिछले अध्याय में हमने देखा कि लिंकन ने असफलता को स्वीकार किया, ग्रांट ने अपने आंसू
अकेले में बहे और सूची ने गुस्से को दया में बदला। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, जब दुनिया आपके खिलाफ हो तब भी सही काम करने की हिम्मत कहां से आती है? यही सवाल है नैतिक साहस का। ये वो ताकत है जो एक नेता को तब भी डरे रहने देती है जब अखबारों से गद्दार कहे, उसकी अपनी जाति या पार्टी के लोग उससे मुंह मोड़ ले, उसकी नौकरी जाने का खतरा हो, यहाँ तक कि उसकी जान भी खतरे में हो। लेकिन यहाँ एक बारीक अंतर है। नैतिक साहस का मतलब जिद्दी होना नहीं है, इसका मतलब है आपने अपने मूल सिद्धांतों को इतनी गहराई के साथ स्वीकार किया है, उस पर इतनी गहराई से विचार किया है कि आप जानते हैं कि कब चुप रहना गलत है और कब बोलना जरूरी। नैतिक साहस की सबसे बड़ी चुनौती है अकेलापन और आलोचना। एक अमेरिकन जज फ्रैंक जॉनसन जूनियर का उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं 1950 से 60 के दशक में उन्होंने अलाबामा राज्य में नक्सलवादी कानूनों को गिराने का काम किया। उन्होंने फैसला सुनाया कि स्कूलों, जेलों और बसों में अलगाव गैर कानूनी है। इसके बदले में क्या मिला? उन्हें जान से मारने की धमकी मिली। उनके घर के आंगन में कलकस क्लान के लोगों ने क्रॉस जलाए। एक क्लासमैन ने उनकी मां के घर में बम विस्फोट कर दिया। राज्य के गवर्नर जॉर्ज वालेस ने उन्हें अपने भाषणों में निशाना बनाया। और सबसे बुरी बात, कोई अखबार, कोई वकील, कोई पादरी उनके बचाव में नहीं आया। एक डॉक्टर ने कहा उन सालों में किसी ने उनका बचाव नहीं किया। फ्रैंक जॉनसन ने खुद कहा, मैं अकेला महसूस करता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप कौन हैं। जब पूरा राज्य आपके खिलाफ उठ खड़ा होता है तो आप अपने परिवार के लिए डरने लगते हैं। ये नैतिक साहस की कीमत है और यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। तो सवाल है कि फ्रैंक जॉनसन कैसे डटे रहे? उनके पास 3 चीजें थी। फर्स्ट, मजबूत जड़ें। वो एक ऐसे इलाके से आते हैं थे जिसने गृह युद्ध में दक्षिणी सेना से ज्यादा उत्तरी सेना को सैनिक दिए थे। वहाँ के लोग हर इंसान की गरिमा में विश्वास रखते थे बिना किसी भेदभाव के। सेकंड, अपनी भूमिका की स्पष्ट समझ। एक जज के तौर पर उनका नाम था कानून पढ़ना और उसे लागू करना। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि लोग क्या कहेंगे। उन्होंने खुद कहा, एक जज का एकमात्र कर्तव्य है ये पता लगाना कि कानून क्या कहता है और उसे लागू करना। उससे ज्यादा न तो उसका अधिकार है और न ही उसकी चिंता। थर्ड, प्रतिबंध। हर जज अपने चेंबर में अकेले बैठकर सोचता है। जॉनसन ने इस समय का उपयोग अपने सिद्धांतों को मजबूत करने के लिए किया। उन्होंने अपने बचपन, अपने माता पिता और युद्ध में अपने अनुभवों को याद किया। इस प्रतिबिंब ने उन्हें याद दिलाया कि वो किसके लिए लड़ रहे हैं। नैतिक साहस का ब्रेक थ्रू ये है कि ये ताकत बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। यह उन सिद्धांतों पर गहरा विश्वास है जिन पर आपने अकेले में खूब माथापच्ची की हो। लेखक कहते हैं, नेतृत्व एक अंदर से बाहर की प्रक्रिया है। आपको पहले से अपने अंदर मजबूत होना होगा, तभी आप दूसरों का नेतृत्व कर सकते हैं। नैतिक साहस विकसित करने के लिए कुछ ठोस कदम बताए गए हैं। फर्स्ट, अपने पहले सिद्धांतों को पहचानें। वे कौन से सिद्धांत हैं जिनके लिए आप खड़े होंगे चाहे कुछ भी हो। सेकंड, उन पर नियमित रूप से मनन करें। ये कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है। आपको बार बार अकेले में बैठकर ये पूछना होगा, क्या मैं अपने सिद्धांतों के अनुसार ही जी रहा हूँ। थर्ड, आलोचना के लिए तैयार रहें। जब आप गैर अनुरूप होते हैं तो लोग आपको अहंकारी, अलग थलग या गैर जिम्मेदार कहेंगे। ये सामान्य प्रतिक्रिया है, आपको इससे घबराना नहीं है। फोर्थ, पीड़ा और बलिदान को अपनाएं। कभी कभी नैतिक साहस का मतलब नौकरी छोड़ना, कम पैसों वाला काम करना या अकेले में सही काम करना होता है। एक चैलेंज आपके लिए, अपने जीवन में कोई ऐसा अवसर याद करें जब आपने गलत बात होते हुए भी चुप रहना चुना, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अलग दिखने से डरे। चैप्टर 11, अ सबलाइम पावर टू राइज अबव, विंस्टन चर्चिल, 1938। जरा सोचिए, आपके पूरे देश के लोग किसी एक इंसान को हीरो मान रहे हैं। वे सड़कों पर नाच रहे हैं, झंडा लहरा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, शांति शांति शांति। और आप अकेले खड़े होकर कर रहे हैं। ये शांति नहीं है, ये हार है। हमने एक भयानक आपदा को निमंत्रण दिया है। आपको पता है, आपको पागल कहा जाएगा, आपको गद्दार कहा जाएगा, आपकी नौकरी जाएगी, फिर भी आप बोलते हैं। यही नैतिक साहस है। और 1938 में विंस्टन चर्चिल ने ठीक यही किया। जब पूरा ब्रिटेन हिटलर के सामने झुक रहा था, वो अकेला खड़ा था और उसने सच कहा। लेकिन उसे ये ताकत कहाँ से मिली? अपनी हवेली के अटारी में रात भर अकेले बैठकर 1000 साल पुराना इतिहास पढ़ते हुए। 30 दिसंबर 1938, लंदन का हवाई अड्डा, हजारों लोग जमा हैं। एक विमान उतरता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री
नेविल चैम्बरलेन बाहर आते हैं। वो हाथ में कागज का एक टुकड़ा लहराते हैं, हिटलर के हस्ताक्षर वाला समझौता। वो घोषणा करते हैं, ये हमारे समय के लिए शांति है। लाखों ब्रिटिश लोग सड़कों पर झूम रहे हैं, गुड ओल्ड नेवी के नारे लगा रहे हैं। राजा ने उन्हें बुलाया, अखबार ने उन्हें हीरो बनाया। तो सवाल है, क्या हुआ था? हिटलर ने मांग की थी कि चेकोस्लोवाकिया का एक बड़ा हिस्सा सुडेटेनलैंड जर्मनी को दे दिया जाए। चैम्बरलेन ने हिटलर के सामने घुटने टेक दिए। उन्होंने चेकोस्लोवाकिया को मजबूर किया कि वो अपना इलाका दे दे। बदले में हिटलर ने शांति का वादा किया। लेकिन 6 दिन बाद 5 अक्टूबर 1938 को ब्रिटिश संसद में एक आदमी खड़ा हुआ, विंस्टन चर्चिल। उसने कहा, मैं सबसे अलोकप्रिय और सबसे अप्रिय बात कर शुरू करूंगा। हमने पूर्ण और निर्विवाद हार का सामना किया है। ये एक भयानक आपदा है। सदन में शोर मच गया, लोग चिल्लाए, बकवास, अशिष्टाचार। उसके अपने दल के लोग उससे किनारा करने लगे। उसके अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों ने उसे हटाने के लिए अभियान शुरू कर दिया। ये राजनीतिक आत्महत्या थी। फिर भी वह बोला, क्यों? चर्चिल के खिलाफ सिर्फ दुश्मन नहीं थे, बल्कि उसके अपने देश के लोग, उसकी अपनी पार्टी और यहाँ तक कि उसके अपने मतदाता थे। 1930 के दशक में चर्चिल को युद्ध दीवाना कहा जाता था। वो लगातार चेतावनी दे रहे थे कि हिटलर खतरा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। जब चैम्बरलेन शांति के नारे लगा रहे थे, चर्चिल कह रहे थे, ये शांति नहीं है, ये केवल कड़वे प्याले का पहला घूंट है जो हर साल हमें पिलाया जाएगा। उसकी आवाज अकेली थी। अखबारों ने उसे नजरअंदाज किया, उसके दोस्तों ने उसे दूरी बना ली। संसद में उसे बोलने का मौका मिलता भी था तो लोग चिल्लाकर उसे दबाने की कोशिश करते थे। सबसे दर्दनाक बात, जब चर्चिल ने सच बोला तो लोगों ने उसे गद्दार कहा और चर्चिल को पता था कि ये होगा, फिर भी वो चुप नहीं हुआ। तो सवाल है कि चर्चिल को ये अदम्य साहस कहां से मिला? चर्चिल के पास चार्टवेल नाम की एक हवेली थी। उसके ऊपरी मंजिल पर एक अध्ययन कक्ष था, लकड़ी के भारी बीम, किताबों से अटी अलमारियां और एक चूल्हा। ये कमरा 1086 ईस्वी का था। चर्चिल की रातें यहीं गुजरी थी। रात के 11 बजे जब पूरा घर सो जाता था, वो इस कमरे में आता था और अपनी सचिव को बुलाकर लिखवाता था घंटों सुबह तक। और यहीं चर्चिल इतिहास की किताबों में डूब जाता था। चर्चिल उन हजारों सालों में डूब जाता था जब इंग्लैंड ने अत्याचार का सामना किया था। उसने महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। राजा अल्फ्रेड ने भी अंधकार का सामना किया था और जीता था। जॉन ऑफ आर्क ने भी अकेले खड़े होकर फ्रांस को बचाया था। चर्चिल की रातों की ये तपस्या, ये एकांत उसके अंदर एक ऐसा विश्वास पैदा कर रही थी जो तत्कालीन राजनीति की सुनने वाली नहीं थी। वो समय से ऊपर उठ रहा था। उसने खुद लिखा, इन चिंताजनक दिनों में अपने विचारों और 20वीं सदी के बीच 1000 साल का अंतर रखना मेरे लिए एक सांत्वना रही है। संसद में दिए चर्चिल का वो भाषण सिर्फ एक राजनीतिक भाषण नहीं था, ये उस सबका परिणाम था जो उसने अकेले में रात भर उस पुराने कमरे में सोचा और महसूस किया था। इतिहास ने उसे 2 चीजें दी, परिप्रेक्ष्य, उसे पता था कि अत्याचार के सामने झुकने वाली सभ्यता नष्ट हो जाती है। दूसरा, प्रेरणा। चर्चिल ने राजा आर्थर के बारे में लिखा था, जहाँ भी मनुष्य बर्बरता और अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके कर्मों की कीर्ति तब तक गाई जाएगी जब तक ये दुनिया घूमती है। चर्चिल खुद के बारे में भी यही मानता था। उसने अपने भाषणों का समापन इन शब्दों के साथ किया कि वे सच्चाई जाने कि हमने बिना युद्ध के हार स्वीकार कर ली है और ये मत समझो कि ये अंत है, ये तो केवल हिसाब की शुरुआत है। ये उस कड़वे प्याले का केवल एक घूंट है जो हमें हर साल पिलाया जाएगा जब तक कि हम नैतिक स्वास्थ्य और सैन्य शक्ति की अद्भुत वापसी के साथ उठकर पुराने समय की तरह आजादी के लिए खड़े नहीं होते। 6 महीने बाद हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। चर्चिल सही था और जब 1940 में ब्रिटेन अकेला खड़ा था तो लोगों ने उसी पागल चर्चिल की ओर देखा, उसी आदमी की ओर जिसने अकेले में इतिहास के पन्नों में वो ताकत पाई थी, जिसने पूरे राष्ट्र को बचा लिया। चैप्टर 12, नो नेवर अलोन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, 1956। जरा सोचिए, आपकी उम्र 26 साल है, आप अभी अभी पिता बने हैं, आपके घर पर रोज फोन आता है, हम तुम्हारा घर उखाड़ देंगे, तुम्हारे दिमाग में गोली मार देंगे, आपकी पत्नी और नवजात बेटे को मार देंगे। और आपको पता है कि ये धमकियां खोखली नहीं है। कल ही आपके एक साथी का घर बम से उड़ा दिया गया था। रात के 12 बजे हैं। आप टूट
टूट चुके हैं, आप भागना चाहते हैं, आप हार मानना चाहते हैं, तभी आप अपनी रसोई में जाते हैं, एक कप कॉफी बनाते हैं और एक छोटी सी मेज पर बैठ जाते हैं। अगले कुछ मिनटों में जो होता है वो न सिर्फ आपकी जिंदगी बदल देता है बल्कि एक पूरे देश का इतिहास बदल देता है। यही है मार्टिन लूथर किंग की वो रात जब उन्होंने एकांत में अपने विश्वास को पुकारा और जवाब मिला, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ तक कि दुनिया के अंत तक। 1954 में 25 साल के मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपनी पत्नी कोरेटा के साथ मॉन्टगोमरी अलाबामा आए। वह एक छोटे से चर्च के पादरी बने थे। उनका सपना था एक अच्छा उपदेशक बनना, परिवार चलाना। वो नागरिक अधिकारों को किसी बड़े नेता नहीं बनना चाहते थे। लेकिन 1 दिसंबर 1955 को रोजा पार्क्स नाम की एक दर्जी ने बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मॉन्टगोमरी के अश्वेत नेताओं ने बसों का बहिष्कार करने का फैसला किया। उन्हें एक नेता की जरूरत थी। एक बैठक में किसी ने मार्टिन लूथर किंग का नाम सुझाया। वो युवा था, पढ़ा लिखा था और बोलने में अच्छा था। किंग ने पहले मना किया लेकिन आखिर में मान गए। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ सेवा कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। अगली शाम हॉल्ट स्ट्रीट बैप्टिस्ट चर्च में हजारों लोग जमा थे। किंग मंच पर खड़े हुए थे और उन्होंने कहा, हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम थक चुके हैं, उत्पीड़न के लोहे के पैरों से कुचले जाने से थक चुके हैं। और फिर उन्होंने वो शब्द कहे जिसने इतिहास बदल दिया, अगर हम गलत हैं तो अफ्रीका का सुप्रीम कोर्ट गलत है, अगर हम गलत हैं तो अमेरिका का संविधान गलत है, अगर हम गलत हैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर गलत है। भीड़ जश्न में डूब गई। उस एक शाम में एक अनछुए एक युवा पादरी अमेरिका के सबसे बड़े नागरिक अधिकार नेता के रूप में उभरा था। बहिष्कार शुरू हुआ। हजारों अश्वेत लोग बसों में नहीं बैठे। उन्होंने करपूल बनाए, पैदल चले, लेकिन जल्दी ही दबाव बढ़ने लगा। श्वेत नेताओं ने बातचीत से इनकार कर दिया। किंग पर दबाव बनाने के लिए दुश्मनों ने व्यक्तिगत हमले शुरू कर दिए। अखबारों ने उन्हें महत्वाकांक्षी पादरी कहकर बदनाम किया। पुलिस ने कारपूल ड्राइवरों को गलत टिकट काटकर परेशान किया। किंग को गिरफ्तार कर लिया गया झूठे आरोप में। और सबसे बुरा, लगातार फोन आ रहे थे धमकियों के, अपशब्दों के, मौत की सजा के। 26 जनवरी 1956 को किंग को स्पीडिंग के झूठे आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसे पुलिस की गाड़ी में बिठाकर शहर के सुनसान इलाकों में ले जाया गया। वो कांप रहा था, सोच रहा था कहीं लिंच न कर दिया जाए। अगली रात वो बहुत देर रात घर लौटा। उसकी पत्नी और नवजात बेटी सो रही थी। वो सोने की कोशिश कर रहा था कि फोन की घंटी बजी। एक गोरे आदमी ने कहा, हम तुमसे तंग आ चुके हैं, अगर 3 दिन में तुम इस शहर से बाहर नहीं निकले तो हम तुम्हारी बुद्धि उड़ा देंगे और तुम्हारा घर उड़ा देंगे। किंग टूट गया। वो किचन में गया, कॉफी बनाई और एक छोटी सी मेज पर बैठ गया। उसने बाद में कहा, मैं हार मानने को तैयार था। उसने सोचा, उसकी छोटी सी बेटी, उसकी पत्नी, वो उन्हें खो सकता है। वो कमजोर था। उसने कहा, प्रभु, मैं यहाँ नीचे सही करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं कमजोर हूँ, मैं डगमगा रहा हूँ, मैं अपना साहस खो रहा हूँ और मैं लोगों को अपनी ये कमजोरी नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर वे मुझे कमजोर देखेंगे तो वे भी कमजोर हो जाएंगे। और फिर किंग को जवाब मिला। उसने बताया, मुझे लगा जैसे एक आंतरिक आवाज मुझसे कह रही है, मार्टिन लूथर, धार्मिकता के लिए खड़े हो जाओ, न्याय के लिए खड़े हो जाओ, सत्य के लिए खड़े हो जाओ और देख, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ तक कि दुनिया के अंत तक। मैंने यीशु की आवाज सुनी जो अभी भी लड़ने को कह रही थी। उसने वादा किया, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। नो, नेवर अलोन। किंग ने कहा। लगभग तुरंत ही मेरा डर खत्म हो गया, मेरी अनिश्चितता गायब हो गई। उस रात उस छोटी सी रसोई की मेज पर एक साधारण कॉफी के प्याले के सामने मार्टिन लूथर किंग ने यह शक्ति पाई जो बाकी की जिंदगी भर उनका साथ देगी। 3 दिन बाद 30 जनवरी की रात किंग के घर के बरामदे पर एक जोरदार धमाका हुआ। एक बम फटा था। उनकी बेटी और पत्नी बाल बाल बचे। जब किंग घर पहुंचे तो सैकड़ों गुस्साए समर्थक सड़कों पर उतर आए थे। पुलिस कमिश्नर ने किंग से कहा, मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको इस हमले से बचाने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। लेकिन किंग ने जो किया वो अद्भुत था। उसने अपना हाथ उठाकर भीड़ को शांत किया और कहा, सब कुछ ठीक है, हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, हम अपने दुश्मनों से प्यार करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने दुश्मनों से प्यार करो, उनके साथ अच्छा करो,
किंग ने बाद में कहा, मैंने बमबारी की खबर शांति से स्वीकार कर ली। कुछ रात पहले मेरे धार्मिक अनुभवों ने मुझे इसका सामना करने की ताकत दी थी। उसके बाद किंग कभी डरे नहीं। उसे पता था कि एक दिन उसकी हत्या हो सकती है। 1968 में अपने आखिरी भाषण में उन्होंने कहा, मैं पहाड़ की चोटी पर गया हूँ और मैंने वादा किया हुआ है, देश देख लिया है। मैं शायद तुम्हारे साथ वहाँ न पहुँचूं, लेकिन मैं अब किसी इंसान से नहीं डरता। अगली सुबह उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन वो बिना डर के मरे। वो डर उसी रात उस रसोई की मेज पर अकेले में मर चुका था। आज अपने जीवन के उस एक पल को याद करें जब आपको सबसे ज्यादा डर लगा था और आप अकेले थे। चैप्टर 13 द डिग्निटी नोट टू कन्फर्म, पोप जॉन पॉल II 1979। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां सरकार आपको बताती है कि क्या सोचना है, क्या पढ़ना है, यहाँ तक कि ईश्वर है या नहीं ये भी। आपकी हर हरकत पर कोई न कोई जासूस नजर रखता है। आपको अपने घर के बगल वाले फ्लैट में जाने के लिए बाहर जाना पड़ता है ताकि पुलिस आपको ट्रैक कर सके। और इसी देश में एक आदमी खड़ा होता है, सिर्फ एक आदमी, और वो कहता है, पोलैंड कोई कम्युनिस्ट देश नहीं है। पोलैंड एक कैथोलिक देश है जिस पर अस्थायी रूप से एक कम्युनिस्ट सरकार बैठी है। वो आदमी था करोल वोस्तिया, जिसे हम पोप जॉन पॉल II के नाम से जानते हैं। और उसने ये ताकत कहां से पाई? एक छोटी से चैपल में सुबह सुबह घंटों अकेले बैठकर। करोल वोस्तिया का जीवन पीड़ा से शुरू हुआ। उनकी मां की मृत्यु तब हुई जब वो 9 साल के थे। उनका इकलौता भाई जो डॉक्टर था 12 साल की उम्र में मर गया। दूसरे विश्व युद्ध में नाइजीरिया ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया। युवा करोल ने एक पत्थर की खान में मजदूरी की। बर्फीली ठंड में दिन में सिर्फ 900 कैलोरी खाने को मिलती थी। फिर 1942 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। करोल ने कहा, मैं इतना अकेला कभी नहीं हुआ था। युद्ध के बाद नाजी गए, लेकिन कम्युनिस्ट आ गए। अब स्टालिन की पुलिस थी, गेस्टापो से भी ज्यादा चालाक और निर्दयी। हर गली में मुखबिर थे। अगर आप चर्च गए तो आपकी फाइल बन जाती थी। करोल के चारों ओर झूठ का साम्राज्य था। एक आर्क बिशप के तौर पर वोस्तिया पर 24 घंटे 365 दिन पुलिस की नजर थी। उसके फोन टैप होते थे, उसके घरों में बग लगे थे, यहाँ तक कि उसके साथी पुलिस को सूचना दे रहे थे। उसकी एक फाइल में लिखा था, वोस्तिया एक बहुत खतरनाक वैचारिक दुश्मन है। वो खतरनाक क्यों था? क्योंकि उसने कम्युनिज्म की नींव पर प्रहार किया था। कम्युनिस्ट कहते थे कि इंसान सिर्फ एक जैविक मशीन है, उसकी कोई आत्मा नहीं, कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं, सब कुछ अर्थव्यवस्था से तय होता है। लेकिन वेत्सिया ने अपने किताब पर्सन एंड एक्ट में लिखा है, इंसान सच्चाई, अच्छाई और सुंदरता की ओर आकर्षित होता है। उसके पास स्वतंत्र इच्छा है और वो बुराई और अच्छाई के बीच चुनाव कर सकता है। उन पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों के पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने करोल के साथ दया की। ये उनकी पसंद थी, कोई आर्थिक ताकत नहीं। ये बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि अगर इंसान के पास स्वतंत्र इच्छा है तो वो कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ खड़ा हो सकता है। और वही हुआ। वोस्तिया ने एक और काम किया। उन्होंने पोलैंड के इतिहास को दोहराया। उन्होंने संत स्टेनिस्लाव का नाम लिया, जिसे 1079 में एक राजा ने मार डाला था क्योंकि उसने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई थी। वोस्तिया ने एक सीधा संघर्ष चुना, नोवा हुटा शहर में चर्च बनाना। यह शहर कम्युनिस्टों का आदर्श शहर था। बिना किसी चर्च के अपार्टमेंट इस तरह बने थे कि एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट में जाने के लिए तुम्हें बाहर सड़क पर आना पड़ता था ताकि पुलिस नजर रख सके। वोस्तिया ने 1958 से परमिट के लिए आवेदन किया। सालों तक मना किया गया, लेकिन हर किसमिस वोस्तिया एक खुले मैदान में जमी हुई दलदल पर हजारों लोगों के सामने मिडनाइट मास पढ़ते थे, सर्द हवाओं में, एक अदृश्य लेकिन अड़िग संदेश के साथ। आखिरकार 1977 में सरकार ने हार मानी। चर्च बनाने की परमिशन मिली। चर्च बना 2 लाख पत्थरों से ढका हुआ, जैसे पोलैंड की नदियों से चिकने हुए हो। फिर वोस्तिया पोप बन गए। जून 1979 में पोप जॉन पॉल II पोलैंड लौटे। वारसा के विजय चौक 10 लाख लोग जमा थे। उनके पीछे एक विशाल क्रॉस था और सामने अज्ञात सैनिक की कब्र। उन्होंने भाषण देना शुरू किया। उन्होंने सरकार का नाम तक नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा, क्राइस्ट को इंसान के इतिहास से बाहर नहीं रखा जा सकता, उसे बाहर करना इंसान के खिलाफ है। और फिर वो शब्द आया जिसने कम्युनिज्म की
कमर तोड़ दी। पोलैंड को समझना असंभव है। कास्ट के बिना उन्होंने कहा, पोलैंड कोई कम्युनिस्ट देश नहीं है बल्कि एक कैथोलिक देश है जिस पर एक कम्युनिस्ट राज्य थोपा गया है। भीड़ झूम उठी। 1 लाख लोगों ने गाना शुरू किया, हम चाहते हैं परमेश्वर, हम चाहते हैं परमेश्वर। पोप ने कहा, भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने लोग इतने परिपक्व है कि वे कंफर्म न हो। उसने उन सैनिकों और शहीदों को याद किया जो पोलैंड की आजादी के लिए मर गए थे। उसने कहा, तुम्हें मजबूत होना है, उस प्रेम से जो मृत्यु से भी अधिक मजबूत है। भाषण के बाद पोप ने कई शहरों का दौरा किया, उस कोटरी में गए जहाँ फादर कोबले भूखे मर रहे थे। एक रात युवाओं ने विशाल क्रोस उठा लिए। अगर पोप एक शब्द कह देता तो विद्रोह छिड़ सकता था, लेकिन उन्होंने कहा, देर हो गई है दोस्तों, चलो चुपके से घर चले। जब वो विदा हुए तो उन्होंने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया और रो पड़े। उन्होंने जो बोया था वो अब अंकुरित हो चुका था। 10 साल में भी वो हुआ था। बर्लिन की दीवार गिर गई, पोलैंड आजाद हो गया और ये सब उस एक आदमी की वजह से हुआ जिसने अकेले में एक छोटी सी मेज पर यह विश्वास लिखा था कि हर इंसान की गरिमा अटूट है, चाहे कोई भी सत्ता क्यों ना आए। तो दोस्तों, आपने जाना कि कैसे आइजनहावर ने एक तंबू में अकेले बैठकर ही डी-डे का फैसला लिया, कैसे जेन गुडऑल ने जंगल की शांति में चिंपैंजी की दुनिया समझी, कैसे एक माँ ने अकेले बैठकर अपने बच्चे के व्यवहार की जड़ तक पहुंची, कैसे ग्रांट ने अपने तंबू में रोकर अकेले में टूटकर फिर से उठना सीखा, कैसे सूची ने 15 साल के नजरबंदी में गुस्से को करुणा में बदला, और कैसे चर्चिल, किंग और पोप ने अकेलेपन के उन पलों में वो ताकत पाई जिसने इतिहास बदल दिया। लेकिन अब एक सवाल आपके बारे में, क्या आपके फोन की घंटी फिर बजेगी? कल फिर ईमेल आएंगे, फिर कोई मीटिंग होगी, फिर कोई टिप्पणी करेगा, फिर कोई उम्मीद जगाएगा। दुनिया का शोर कभी बंद नहीं होगा, लेकिन एक चीज आपके हाथ में है, वो दरवाजा बंद करने की हिम्मत, फोन को साइलेंट करने का साहस, लोगों को ये बताने का आत्मविश्वास की मुझे सोचने के लिए अकेले समय चाहिए, बिना ये महसूस किए कि मैं असभ्य या अलग थलग हो रहा हूँ। ये किताब सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक निमंत्रण है। ये एक निमंत्रण उन पलों को वापस पाने का जहाँ आप सिर्फ अपने साथ होते हैं, अपने विचारों के साथ, अपने डर, अपने सपने, अपने मूल सिद्धांतों के साथ होते हैं। तो याद रखिए, जब दुनिया आपसे जल्दी करो कहे तब आप रुकिए, जब दुनिया शोर मचाए तब आप एक शांत कोना ढूंढिए, जब दुनिया आपको गलत कहे तब अकेले बैठकर पूछिए, क्या मेरा आंतरिक कंपास कुछ और कह रहा है? और जब आप टूटे तो अकेले में टूटिए, क्योंकि वहीं से आप फिर से जुड़ते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा नेतृत्व वो नहीं है जो आप स्टेज पर करते हैं, सबसे बड़ा नेतृत्व वो है जो आप अकेले में करते हैं, जब कोई देख नहीं रहा होता, जब आप अपने सवालों के सामने अकेले होते हैं और फिर भी हार नहीं मानते। तो आज से एक आदत डालिए, 15 मिनट का एकांत में जाने का, बिना फोन के, बिना शोर के, बस आप और आपकी सांसें। देखिए आपके फैसले कैसे साफ होने लगते हैं, आपका डर कैसे कम होता है, आपकी क्रिएटिविटी कैसे जागती है, और सबसे महत्वपूर्ण, आपको वो साहस कैसे मिलता है जो आपको लगता था कि आपके पास कभी था ही नहीं। लीड योरसेल्फ फर्स्ट, ये कोई किताब का शीर्षक नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है, और इसकी शुरुआत आज रात हो सकती है। बस एक दरवाजा बंद करें। तो क्या आप तैयार हैं? और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।